नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार भीष्म साहनी की लिखी कहानी झूमर। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। खुले मैदान में अर्जुन दास कुर्सी पर बैठा सुस्ता रहा था। मैदान में धूल उड़ रही थी, पाँवों को मच्छर काट रहे थे। उधर शाम के साए उतरने लगे थे और अर्जुन दास का मन खिन्न सा होने लगा था। जिन बातों ने जिंदगी भर परेशान नहीं किया था, वे जीवन के इस चरण में पहुंचने पर अंदर ही अंदर से गाहे बगाहे कचोटने कुरेदने लगती थीं। अनबुझी सी उदासी मन पर छाने लगती थी। कभी कभी मन में सवाल उठता, अगर फिर से जिंदगी जीने को मिल जाती तो उसे मैं कैसे जीता, क्या करता, क्या नहीं करता। यह तय कर पाने के लिए भी मन में उत्सुकता नहीं थी। थका थका सा महसूस करने लगा था। यूँ तो ऐसे सवाल ही निरर्थक होते हैं, पर उनके बारे में सोचने के लिए भी मन में उत्साह चाहिए, जो इस समय उसमें नहीं था। जो कुछ जीवन में आज तक करता आया हूँ, शायद फिर से वही कुछ करने लगूंगा, पर ज़्यादा समझदारी के साथ, दाएं बाएं देखकर, सोच सोच कर, अंधाधुंध भावुकता की रौ में बहकर कुछ नहीं करूँगा। अपना हानि लाभ भी सोचकर, और इतनी जल्दबाजी में भी नहीं जितनी जल्दबाजी में मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले करता रहा हूँ। सोचते सोचते ही उसने अपने कंधे बिचका दिए। क्या जिंदगी के अहम फैसले कभी सोच समझकर किए जाते हैं? साए और अधिक गहराने लगे थे। मैदान में बत्तियां जल उठी थीं। लंबे चौड़े मैदान के एक और मंच खड़ा किया गया था। मंच पर रोशनियां, माइक्रोफोन आदि फिट किए जा रहे थे। मंच ऊंचा था, लगभग 6 फुट ऊंचा रहा होगा। मंच के नीचे दाएं हाथ को कनात लगाकर कलाकारों के लिए वेशभूषा कक्ष बना दिया गया था। अभी से कनात के पीछे से तबला, हारमोनियम बजने की आवाजें आने लगी थीं। युवक युवतियां नाटक से पहले पूर्वाभ्यास करने लगे थे, अपनी अपनी वेशभूषा में सजने लगे थे। मंच को देखने पर उसके मन में पहले जैसी हिलोर नहीं उठी थी। इसी पुराने ढर्रे पर अभी भी हमारा रंगमंच चल रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहाँ 50 साल पहले खड़े थे। फटीचर सा मंच खड़ा किया करते थे। बिजली की रोशनी नहीं मिलती तो गैस के लैंप उठा ले आते। रात पड़ जाती तो वहीं मंच पर अभिनय के बाद सो भी जाते थे। तब भी न जेब में पैसा था, न कहीं से चंदा उगा पाते थे। बस खेल दिखाओ, दर्शकों के सामने झोली फैलाओ और खर्च निकाल लो। कोई दुवन्नी डाल देता, कोई चवन्नी। कभी कोई दर्शक अधिक भाव को उठता तो चमकता रुपए का सिक्का डाल देता। मैं और मेरे साथी सब कुछ भूले हुए इसी काम में मस्त थे। इसी काम में सारी जवानी खप गई। न जाने कैसे खप गई। उन दिनों भी अर्जुन दास के पाँव में फटे हुए सस्ते चप्पल हुआ करते थे। आज भी वैसे ही चप्पल हैं, केवल अब जिंदगी ढलने लगी है। बहुत से साथी काल प्रवाह में बहते हुए न जाने किस ठौर जा लगे हैं। अब वह स्वयं बहुत कम अभिनय कर पाता है। सांस फूलने लगती है, आवाज़ बैठ जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है और टांगे कांपने थरथराने लगती हैं। मैदान में युवक युवतियां अब अधिक संख्या में इकट्ठा होने लगे थे। कुछ एक बड़ी उम्र के संयोजकों को छोड़कर बहुत कम लोग इसे जानते पहचानते थे। कुछ लोग दूर से इसकी ओर इशारा करते। वह रंगमंच का खलीफा बन गया था, छोटा मोटा नेता। इस रंगोत्सव में उसे पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था। आज से नाट्य समारोह शुरू होने जा रहा था। संयोजक उसकी खातिरदारी कर रहे थे। सब कुछ था, पर मन में वह उत्साह नहीं था जो कभी रहा करता था। समारोह आरंभ होने में अभी देर थी। अब इस तरह के कार्यक्रम अर्जुन दास से निभते भी नहीं थे। 9 बजे का वक्त देते हैं, 10 बजे शुरू करते हैं। दर्शक लोग भोजन करने के बाद पान चबाते टहलते हुए आएंगे, गप्पे हाँकते। कहीं कोई उतावली नहीं होगी, कोई समय का ध्यान नहीं होगा। यहाँ पर वक्त की पाबंदी कोई अर्थ नहीं रखती। किसी से पूछो नाटक कब शुरू होगा तो कहेंगे यही 9-10 बजे। समाप्त कब होगा? यही 11-12 बजे। अध्यक्ष महोदय कब आएंगे? बस आते ही होंगे। वह जानता था कि नाटक अधकचरा होगा। मंच की साज सज्जा से ही उसका नौसिखुआपन झलक रहा था। इसके मन में टीस उठने का एक कारण यह भी रहा था। अभिनय और कला कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, पर हमारा यह रंगमंच अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। आज रंगमंच में प्रविधि के स्तर पर एक विशेष निपुणता आ गई है। रोशनी का प्रयोग, मंच की सज्जा, वेशभूषा, चुस्ती मुस्तैदी,
वह नहीं कि धूल भरे मैदान में जहाँ पानी का छिड़काव कराने तक के लिए पैसे संयोजकों की जेब में न हो, और फटे पुराने पर्दे और कनाते और मुड़ी निचुड़ी दरियाँ, और जहाँ हाथों से खींच खींच कर पर्दा गिराया जा रहा हो और वह भी पूरी तरह स्टेज को ढक नहीं पाए, और पर्दे के पीछे इधर से उधर भागते अभिनेता नजर आ रहे हों। पर ऐसे ही रंगमंच पर अर्जुन दास ने जिंदगी बिता दी थी। वह जानता था नाटक बेढंगा होगा, न ढंग की वेशभूषा, प्राम्टर की आवाज़ पर्दे के पीछे से एक्टर की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी। केवल संवादों के बल पर नाटक चलेगा या फिर गीतों के बल पर। वे असरदार हुए तो नाटक जम जाएगा, वरना वह भी नहीं जमेगा। युवा अभिनेता पंक्तियां भूलेंगे, स्टेज पर डोलते रहेंगे, एक दूसरे का रास्ता काटता रहेंगे। तुम लोग केवल भावना के बल पर नाटक का अभिप्राय दर्शकों के दिल में उतारना चाहते हो। अब यह नहीं चलेगा। लोग नफासत मांगते हैं, और कला और अभिनय का ऊंचा स्तर और मंच कौशल। अनगढ़ नाटक के दिन बीत गए। यहाँ लोग आएंगे, सैकड़ों की संख्या में भले ही लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पर वह तुम्हारे नाटक के कारण नहीं, वे तहरीफ चाहते हैं जिसे तुम मुफ्त में जुटा रहे हो, इसलिए आएंगे। तुम्हारी कला देखने नहीं आएंगे। रात को खाना खा चुकने के बाद पान चपाते हुए यहाँ घड़ी दो घड़ी मन बहलाने आएंगे, वह भी इसलिए कि तुम अपने खेल मुफ्त में दिखाते हो, टिकट लगाते तो कोई देखने नहीं आता। आज से दसियों साल पहले भी यही स्थिति थी। एक जगह पर नाटक खेलते, फिर वहां से भागते हुए बगल में वेशभूषा का बुक्का दबाए किसी दूसरी बस्ती में नाटक खेलने पहुंच जाते। सिर पर जुनून तारी था, वरना धैर्य से सोच विचार करते थे। समझ जाते कि इस तरह यह गाड़ी दूर तक नहीं जा पाएगी, कि लोग थक जाएंगे, नाटक खेलने वाले थक जाएंगे, दर्शक ऊब जाएंगे। आज ही प्रातः कुछ एक पुराने रंगकर्मियों की चौकड़ी जमी थी। वे सब युवा नाट्य समारोह को एक तरह से आशीर्वाद देने आए थे। उसमें अर्जुन दास भी था। अर्जुन दास की पत्नी कमला भी थी। दो एक अन्य स्त्रियां भी थीं जो किसी जमाने में इनके साथ गान मंडली आदि में भाग लिया करती थीं। सभी मिल बैठे गप लड़ा रहे थे, पुराने दिनों को याद कर रहे थे, अपने अपने अनुभव किस्से सुना रहे थे। पुराना उत्साह मानो फिर से जाग उठा था। तरह तरह के अनूठे अनुभवों, जोखिम भरे अनुभवों की चर्चा चल रही थी। याद है कि बस्ती में सिखिरड़ी खेला था। अर्जुन दास सुना रहा था। रात इतनी देर से शो खत्म हुआ कि सामान समेटते समेटते 1 बज गया। सभी बसें बंद, गाड़ियां बंद। हमारे कुछ साथी तो शो खत्म होते ही निकल गए थे। वे तो घरों को पहुंच गए, रह गया मैं और रमेश। हम रात को ही मंच पर पसर गए, जाते भी कहाँ। सुबह उठकर सामान बांधा, एक बैलगाड़ी भाड़े पर ली, सारा सामान लादा और सामान के अंबार के ऊपर हम दोनों बैठ गए। कहते कहते अर्जुन दास की आंखों में पहले सी चमक आ गई, और बैलगाड़ी धीरे धीरे एक सड़क से दूसरी सड़क, और हम सामान के ऊपर बैठे गीत गा रहे थे, एक गीत के बाद दूसरा गीत। बैलगाड़ी रेंगती हुई सुबह 10 बजे की निकली, दोपहर 4 बजे कार्यालय के सामने जाकर रुकी। सारा दिन इसी में निकल गया, पर उसी शाम शो भी हुआ, और शो के बाद हम लोग घर पहुंचे। ऐसे भी दिन थे। इस पर कोई दूसरा रंगकर्मी अपनी आप बीती सुनाने जा ही रहा था, जब अर्जुन दास की बगल में बैठी उसकी पत्नी बोली, तुम तो दिन भर बैलगाड़ी पर बैठे गीत गा सकते थे, शहर भर की सैर कर सकते थे। तुम्हें मैं जो मिली हुई थी, घर में पिसने वाली। कमला ने कहा तो मजाक में कहने के बाद स्वयं हंस भी दी, पर इससे अर्जुन दास सिमट कर चुप हो गया। पंजाब का एक वयोवृद्ध साथी सुना रहा था। एक नाटक था कुर्सी, तुम्हें याद होगा। उस नाटक पर सरकार ने रोक लगा दी थी, पर हमने वह नाटक अभी अजीब ढंग से खेला। एक जगह खेलते तो फौरन ही बाद बस में बैठकर अगले शहर जा पहुंचे, वहां खेलते और फिर अगले शहर के लिए रवाना हो जाते। पुलिस पीछे पीछे, हम आगे आगे। पुलिस की चर्चा चली तो अर्जुन दास को अपना एक और किस्सा याद हो आया। मेरे खिलाफ वारंट तो नहीं था, पर मुझे शहर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। पर वहाँ हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। मुझे वहाँ पहुँचना था। मैं लुक छुप कर पहुँच गया। एक स्कूल की ऊपर वाली मंजिल पर मीटिंग चल रही थी। अब मैं मीटिंग में अपनी बात कह ही रहा था कि खबर मिली बाहर पुलिस पहुँच गई है। मैं समझ गया कि मुझे ही पकड़ने आई होगी। मैंने अपनी बात ख़त्म की, अभी बहस चल ही रही थी कि मैं चुपचाप उठा और कमरे से बाहर आ गया। स्कूल का गलियारा लांघकर मैं पिछवाड़े की ओर जा पहुंचा। स्कूल के पीछे कोई मंदिर था। उस वक्त शाम के साए उतरने लगे थे और मंदिर में सायंकाल की आरती चल रही थी। घंटियां बज रही थी। गर्मी के दिन थे। मैं ऊपर बरामदे में खड़ा था। मैंने बुशर्ट उतारी और उसकी दोनों आस्तीनें कमर में बांध ली और उसकी छत पर से कूद पड़ा और सीधे मंदिर के आंगन में जा उतरा। जमीन कच्ची थी, मुझे चोट नहीं आई। फिर मैंने वैसे ही भक्तों की तरह बुशर्ट को कमर में से उतार कर कंधे पर रखा और धीरे धीरे टहलता हुआ बाहर निकल आया।
मंदिर के फाटक के ऐन सामने सड़क पर एक सिपाही खड़ा था। उससे थोड़ा हटकर दाईं ओर को एक और सिपाही तैनात था। दोनों के हाथ में लाठियां थीं। बहुत से भक्त आ जा रहे थे। सिपाही ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बाहर आ गया और दाएं हाथ को टहलता हुआ आगे बढ़ने लगा। ज्यों ही मैं अंधेरे में पहुंचा कि मैं सरपट दौड़ने लगा। ऐसा भागा कि शहर के दूसरे कोने में ही जाकर दम लिया, जहां हरीश मेरा मित्र रहता था। इस जोखिम भरी घटना के ब्यौरे को सुनते हुए भी उसकी पत्नी के मन में क्षोभ सा उठा था। उसे भी वह दिन याद आ गया था। उसे याद आ गया था कि उसी दिन उसकी बिटिया को खसरा निकला हुआ था और उसे तेज बुखार था, और थकी मांदी वह बच्ची के सिरहाने बैठा घड़ियां गिन रही थी कि कब उसका पति घर लौटेगा और बेटी के उपचार का कोई प्रबंध कर पाएगा। जिस मस्ती में अर्जुन दास का लड़कपन और जवानी बीते थे, उसका आकर्षण अब कुछ मंद पड़ चुका था। स्वयं अर्जुन दास की नज़र मंद पड़ चुकी थी। इतना वक्त इस काम को दिया, क्या तुक था। उसके इस जुनून की आलोचना उसकी पत्नी उन बीते दिनों में किया करती थी। वह सुन लिया करता था और सिर झटक दिया करता था या हंस दिया करता था, क्योंकि उन दिनों उसे इस काम की सार्थकता में गहरा विश्वास था। पर अब बरसों बाद उसका विश्वास शिथिल पड़ने लगा था और उसके साथ उसका आग्रह भी मंद पड़ने लगा था। और उसी समय से उसके अंदर एक प्रकार की अपराध भावना बढ़ने लगी थी कि वह मात्र अपनी आदर्शवादिता और जुनून में खोया रहा है, कि वह भी व्यवहार के धरातल पर नहीं उतरा, अपने दायित्व तो नहीं निभाए निभाए एक तरह से कहो तो स्वांतः सुखाए ही जीता रहा है। उसकी नज़र फिर मंच पर पड़ी। अब वहाँ पहले से ज़्यादा गहमा-गहमी थी। बार बार माइक्रोफोन पर कुछ न कुछ बोला जा रहा था। माइक्रोफोन को टेस्ट किया जा रहा था। पर्दे पर बार बार खींचा खोला जा रहा था। बहुत से बच्चे और लौंडे लपाटे मंच के आसपास मंडराने लगे थे। एक ऊंचा लंबा छरहरे शरीर वाला युवक हाथ में एक कागज उठाए कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर मैदान में भागता फिर रहा था, बार बार माथे से बालों की लट को हटाता हुआ। वह शायद कार्यक्रम का संयोजक था। कागज पर खेलने वालों के नाम होंगे, जरूरी कामों की फहरिस्त होगी, पर उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो सारे देश का संचालन उसी के हाथ में हो। जैसे उसके हाथ में पकड़ा कागज का टुकड़ा कोई सूची न होकर कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो। अर्जुन दास को उसकी भागदौड़ में अपनी भागदौड़ की झलक नजर आ रही थी। कुछ वर्षों बाद शायद इसका विश्वास भी शिथिल पड़ने लगेगा। इस समय तो अगर इसके हाथ से कागज का टुकड़ा गिर जाए तो मानो पृथ्वी की गति थम जाएगी। उसकी ओर देखते हुए अर्जुन दास के अंदर विचित्र सी भावनाएं उठ रही थीं। कभी स्फूर्ति की लहर दौड़ जाती थी, कभी संशय डोलने लगता, कभी उसके उत्साह में बचकानापन नजर आने लगता। और अब युवक हाथ में कागज का पटका उठाए अर्जुन दास की ओर बढ़ता आ रहा था। शायद रंगमंच की रूप सज्जा तैयार हो गई है और खेल शुरू होने वाला है। संभवतः युवक उसे कोई सूचना देने या बुलाने आ रहा है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 11 बजे तक भी खेल समाप्त हो जाए तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। लड़का पास आ गया था। अर्जुन दास ने कुर्सी पर से टांगे हटा ली, पर युवक खड़ा रहा। बुजुर्ग के सामने उसे कुर्सी पर बैठने में झेप हो रही थी। कहो बरखुरदार, सब तैयारी हो गई? अब पर्दा उठने वाला है? नहीं साहेब, हमारे 2 कलाकार अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें आना है, उन्हें पहुंचने में देर हो गई है। अर्जुन दास के मन में खीज उठी, पर वह चुप रहा। स्वयं अतिथि होने के कारण कुछ कहते नहीं बनता था। ओखली में सिर दिया तो रोना क्या। क्या वे से आ रहे हैं? जी। वह तो बहुत दूर है। जी, पर बसें हर आधे घंटे के बाद चलती रहती हैं, उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अर्जुन दास चुप रहा, यह सोचकर कि वे दोनों युवक इस आयोजन में भाग ले पाने के लिए इतनी दूर से बसों में धक्के खाते पहुंचेंगे। 2 घंटे तक शो के लिए 10 घंटे का सफ़र करके आएंगे और फिर कल लौट जाएंगे। यह मौका शिकायत करने का नहीं था। अर्जुन दास ने युवक की ओर देखा। बड़ा प्यारा सा लड़का था। मसें भीग रही थीं, चेहरे पर जवानी की लुनाई थी, आंखों में स्वच्छ चमक जिसका भास सायंकाल के इस झुटपुटे में भी हो जाता था। बैठो। अर्जुन दास ने खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़का कुछ सकुचाए फिर बैठ गया। सर, आपसे एक अनुरोध है, आप मेरी सहायता करें। क्या बात है? सर, आप मेरे पिताजी को समझाए। वह नहीं चाहते कि मैं रंगमंच का काम करूं। वह क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं मैं नौकरी करूं, कोई सरकारी नौकरी। वह इसे फिजूल काम समझते हैं। आप समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। अर्जुन दास ने हंसकर कहा, मैं क्या समझाऊंगा? मैं तो बाहर का आदमी हूँ। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को तो नहीं जानता हूँ। नहीं सर, आपने बहुत काम किया है, आपको जिंदगी भर का अनुभव है। अर्जुन दास को अपनी जवानी के दिन याद आ गए।
वह भी जिस दिन उसने स्वयं रंगमंच के साथ नाता जोड़ा था, पर वह तो किसी से परामर्श करने अथवा सहायता लेने नहीं गया था। उसने तो न पत्नी से पूछा था न घर वालों से, और इस काम में कूद पड़ा था। इसने कम से कम अपने पिता की बात सुनी तो इतनी समझदारी तो की। अभी तुम व्यस्त हो, तुम्हारा शो हो जाए, अभी मैं यहीं पर हूँ, बाद में मिल बैठकर बात करेंगे। यह मसला सुलझाना इतना आसान नहीं है। अच्छा सर, मैं कल आपसे मिलूंगा। और वह उठकर कदम बढ़ाता रंगमंच की ओर चला गया। इस युवक ने अर्जुन दास की पुरानी यादों को और ज्यादा कुरेद दिया था। रंगमंच के साथ जुड़ने से पहले वह देश के स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ था। न जाने वह भी कैसे हुआ, शायद इसलिए कि वातावरण में अजीब सी धड़कन पाई जाती थी, अजीब सा तनाव और आत्मोत्सर्ग की भावना। दिल में भावनाओं के ज्वार से उठते थे। और एक दिन वह खादी का कुर्ता पैजामा पहनकर घर से बाहर निकल आया था। बात मामूली सी थी, खादी का कुर्ता पैजामा पहनने में क्या रखा है, लेकिन उसकी नज़र में यह देश सेवियों का पहरावा था, विद्रोह का प्रतीक था। इसे पहनना देश के विराट आंदोलन के साथ जुड़ना था। उसे बार बार रोमांच हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी घेरे को तोड़कर बाहर निकल आया है और ठाठे मारते किसी महानगर में कूद गया है। रंगमंच की ओर भी वह कुछ इसी तरह से आकृष्ट हुआ था। बंगाल में दुर्भिक्ष बढ़ा था और बंगाल से कलाकर्मियों का एक दल उसके शहर में आया था। वे लोग बंगाल के संकट को नाटक संगीत द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। उस दिन वह शाम को घूमने के लिए कैंटोनमेंट की तरफ निकल गया था। आमतौर पर वह सैर करने के लिए खेतों की ओर निकल जाया करता था। उस दिन अनायास ही उसके पांव इस ओर के उठ गए थे। उसे इस अभिनय की जानकारी भी नहीं थी। घूम चुकने पर वह घर की ओर लौट रहा था जब एक सिनेमा घर के सामने उसे छोटी सी भीड़ खड़ी नजर आई और अर्जुन दास कुतूहल बस उस ओर चला गया था। पर्दा उठाने पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति, कोई अभिनेता जो वयोवृद्ध व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था, पीठ झुकी हुई, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में हरिकेन लैंप उठाए मंच पर आया था और कांपती हुई आवाज़ में बोला था, सुनोगे, अभागे बंगाल की कहानी सुनोगे। और अर्जुन दास को जैसे बिजली छू गई थी। और उसके बाद जितने दृश्य सामने आए थे, सभी उद्वेलित करने वाले, सभी उसके दिल को मथते रहे थे। लगभग 1.5 घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। अनेक गीत थे, वृंदगान के रूप में, कुछ हिंदुस्तानी में, कुछ बंगला में, सभी हृदय स्पर्शी, दिल को गहरे में छूने वाले। वह पहली बार ऐसा नाटक देख रहा था जो अन्य नाटकों से भिन्न था। मंच सज्जा न के बराबर थी। अनगढ़ सी पर हाल में बैठे लोग मंत्रमुग्ध से देखे जा रहे थे। दृश्य श्रृंखलाबद्ध भी नहीं थे, पर उनमें कुछ था जो सीधे दिल में उतरता था। और उसी अंत में उसी वयोवृद्ध ने मंच से उतरकर दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिए झोली फैलाई थी और झोली फैलाए दर्शकों की बातों के सामने आने लगा था। तभी अर्जुन दास के आगे वाली सीट पर बैठी एक भाव विह्वल युवती ने अपने कानों में से झिलमिलाते सोने के झूमर उतारकर वयोवृद्ध की झोली में डाल दिए थे। और उसी क्षण मानो अर्जुन दास के जीवन का कांटा भी बदल गया था। तब भी उसने किसी से परामर्श नहीं किया था और रंगकर्मियों की टोली में शामिल हो गया था। यह मेरे स्वभाव का ही दोष रहा होगा कि मैं भावोद्वेग में अपना संतुलन खो बैठता हूँ और बिना हानि लाभ पर विचार किए, बिना आगा पीछा देखे कूद पड़ता हूँ। पर यह स्वभाव का दोष केवल मेरा ही तो नहीं रहा, अनेकानेक लोगों का रहा है। और वे कितने निखरे निखरे व्यक्तित्व वाले लोग थे, कितने सच्चे, कितने ईमानदार। उसकी आंखों के सामने दूर अतीत का किसी जलसे का दृश्य घूम गया। जब वह बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। न जाने वह आदमी कौन था। उन दिनों नमक का कानून तोड़ने का आंदोलन चल रहा था। भरे जलसे में जहां मंच पर गैस का लैंप जल रहा था और समूचे जलसे के लिए यही एक रोशनी थी, एक आदमी मंच पर चढ़कर आया, छोटी सी सिर पर पगड़ी, पतली पतली सी मूछें, हाथ उठाकर उसने एक शेर पढ़ा था, वह देख सितारा टूटा है, मगरब का नसीब फूटा है। और उसके साथ ही जेब में से एक कागज़ की पुड़िया निकाल लाया और गैस की रोशनी में सभी को दिखाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला था, साहिबान, यह नमक की पुड़िया है। आज मैंने नमक कानून तोड़ा है। यह मेरी बापू को छोटी सी भेंट है। हमने नदी के किनारे पानी को सुखाकर नमक तैयार किया है। वंदे मातरम कहकर मंच से उतर गया था। हाल तालियों से गूंज उठा था। श्रोताओं की आगे वाली पाँत में पुलिस के 3 बावर्दी अफसर कुर्सियों पर बैठे थे और भीड़ के पीछे मैदान में ही एक सिरे पर पुलिस की सीखचों वाली गाड़ी खड़ी थी। जलसा अभी खत्म ही हुआ था कि उसे हथकड़ी लगा दी गई और उसे पुलिस की गाड़ी में धकेलकर बंद कर दिया गया था। और देर तक, जब तक बंद गाड़ी दूर नहीं चली गई, उसके नारे सुनाई देते रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद,
बोल महात्मा गांधी की जय, और वह जैसे ही लोगों की आंखों के सामने आया था वैसे ही ओझल भी हो गया। क्या मालूम उस रोज अर्जुन दास बंगाल के दुर्भिक्ष से जुड़े अभिनय को देखने हाल में अचानक प्रवेश नहीं कर जाता तो कभी इस रास्ते पर आता ही नहीं। क्या मालूम हाल में अर्जुन दास के सामने बैठी युवती अगर सोने के झूमर उतार कर उस अभिनेता की झोली में नहीं डाल देती तो उसकी जिंदगी का कांटा नहीं बदलता। कौन जाने, क्या मालूम जिंदगी का कांटा बदलने के लिए कोई और कारण बन जाता। उसके कानों में फिर से उसकी पत्नी का वह वाक्य गूंज गया जिसे वह अक्सर कहा करती थी, तुम्हें ब्याह नहीं करना चाहिए था। तुम जैसे लोग ब्याह करके अपने घर वालों को भी दुखी करते हो और खुद भी दुखी होते हैं। जिंदगी में अनेक अवसरों पर उसकी पत्नी उसे झिझोड़ती रही थी, अपने बच्चों का वास्ता डालती रही थी, सुबह से शाम तक घर के कामों में पिसती रही थी, पर अर्जुन दास के सिर पर तो जुनून सवार था। बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन था, अर्जुन दास को तो जाना ही था। तुम भी चलो, उसने अपनी पत्नी से कहा, पर छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर कैसी जाती। देश सेवा का काम तो मर्दों के लिए बना है, तुम ही जाओ, मैं घर में ठीक हूँ। और अर्जुन दास बुक्का उठाकर चला गया था। हर बार ऐसा ही होता था, बुक्का उठाकर चल देता था। अर्जुन दास को धनोपार्जन के लिए कोई और धंधा नहीं सूझा था। उसने पुस्तकों की दुकान खोल ली थी। यह काम रंग कर्म के आड़े नहीं आता था। कभी कभी छोटी मोटी पूंजी लगाकर पुस्तकें प्रकाशित भी कर देता, पर दुकान खोल लेना एक बात है, उसे चलाना बिल्कुल दूसरी बात। लोग बाग मुफ्त में पुस्तकें उठाकर ले जाते, अपने पैसे लगाकर पुस्तक छापता, पुस्तक विक्रेता महीनों तक अदायगी नहीं करते, दुकान पर मित्रों रंगकर्मियों का तांता लगा रहता। सभी अर्जुन दास की जेब से चाय पीते और गप्पे हाँकते। कुछ लोग अपनी घटिया किताबें छपवा लेते। उसी दुकान में ही गान मंडली की रिहर्सलें होती, ऊंची ऊंची ताने उठती। कमला को पता चलता तो मन ही मन कुढ़ती रहती। अंत में जब बच्चे कुछ बड़े हुए तो वह स्वयं दुकान पर जाकर बैठने लगी थी। इससे कुछ तो महादानी पर अंकुश लगेगा, चाय की प्यालियां कुछ तो कम होंगी और इसके निगोड़े साथियों को कुछ तो शर्म आएगी। पर दुकान पर बैठने का मतलब था घर पर भी पीसो और अब दुकान पर भी। तभी कमला ने निश्चय किया कि वह किसी स्कूल में नौकरी कर लेगी। जिस दिन उसे एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिली, उसने दुकान पर लट्टू बांटे। उसी दिन अपने पति से यह भी कह दिया, अब तुम स्वतंत्र हो, जो मन में आए करो। और ऐन इसके महीने बाद अर्जुन दास जेल खाने में पहुंच गया था। बम्बई में जहाजियों की बगावत हुई थी, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी। कमला ने दुकान को ताला लगाया और चली आई। सारा रास्ता मन को समझाती रही, उसे पकड़े तो जाना ही था, वह कुछ भी नहीं करता तो सरकार इसे पकड़ ले जाती। पूरे 2 साल तक अर्जुन दास जेल में रहा और पूरे 2 साल तक कमला प्रति सप्ताह उससे मिलने 5 मील दूर जेल खाने जाती रही थी। जीवन की कठिनाइयों को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। कमला ने अर्जुन दास की सरगर्मियों को स्वीकार कर लिया था। वह जानती थी कि वह उन्हें छोड़ेगा नहीं, इसी ढर्रे पर उसका जीवन चलेगा। जब कठिनाई बढ़ जाती तो वह रो देती, पर मन ही मन उसने अपनी नियत को स्वीकार कर लिया था। और नियत को स्वीकारने का एक परिणाम यह हुआ था कि कमला की भावनाओं में से कटुता और झल्लाहट कम होने लगी थी और कभी कभी उसके मन में अपने प्रति सहानुभूति भी उठने लगती। करता है पर कोई बुरा काम तो नहीं करता, अपनी भूख प्यास भी तो भूले हुए है। जब अर्जुन दास जेल से छूट कर आया तो वह वामपंथी बनकर लौटा था। जेल के अंदर कुछ ऐसे देशभक्त भी थे जो मार्क्स और लेनिन की चर्चा किया करते थे। अर्जुन दास उनकी बातें सुनता रहता, उनकी दी हुई किताबें पढ़ता। कहने को तो वह भी अनायास ही हुआ था। अगर उसी जेल में दर्शन सिंह कैद होकर नहीं आता तो अर्जुन दास पर मार्क्सवादी विचारों का रंग नहीं चढ़ता। ये सब कहने की बातें हैं, होता वही है जो होकर रहता है। आज़ादी आई, देशवासियों के हाथ में सत्ता की बागडोर आई। उसके अनेक साथियों ने हवा का रुख देख लिया और समझ गए कि अब जेल यात्रा वाले आंदोलन नहीं चलेंगे। अर्जुन दास के बहुत से पुराने साथी छिटक गए, पर अर्जुन दास तो यह कहता फिरता था कि स्वतंत्रता आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब तो निर्माण कार्य होगा, न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए संघर्ष होगा। मतलब कि अर्जुन दास की गाड़ी पहले की ही भांति चलती रही, उसकी चाल बेढंगी ही रही। और उन्हीं दिनों दिल्ली की एक सड़क पर उसे देवराज मिला था। देवराज आकाशवाणी में नौकरी करता था और अच्छे ओहदे पर था। उसने उसे आकाशवाणी में नौकरी कर लेने का सुझाव दिया था। देश का बंटवारा हो गया था और शरणार्थी सड़कों पर मारे मारे घूम रहे थे। बहुत सी नौकरियां निकली हैं, कहो तो बात करूं, देवराज ने कहा था। और अर्जुन दास ने देवराज की ओर यूँ देखा मानो देवराज ने उसका अपमान किया हो। वह और नौकरी, इस पर सरकारी नौकरी, देवराज के मन में यह ख्याल ही कैसे आया।
उसी शाम उसकी गान मंडली ने कनॉट प्लेस के बड़े मैदान में अपना रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत करना था और नए गीत पेश करना था। यह तो वह ही चाय का प्याला पीने एक ढाबे में चला गया था। देवराज को इस बात का ख्याल ही कैसे आया कि मैं नौकरी के लिए दरख्वास्त दूंगा, और देवराज को नाटक देखने का न्योता दिया था। कुछ दिनों बाद जब एक दिन उसे डींग हाँकते हुए इस घटना की चर्चा अपनी पत्नी से की थी, तो उसे सुनकर उसने मुंह फेर लिया। तुम्हें तो घर परिवार की चिंता होती तो तुम नौकरी करते। तुम तो आदर्शवाद के घोड़े पर सवार 30 मारखां बने घूम रहे थे। जमीन पर तुम्हारे पांव ही नहीं टिकते थे। फिर तनिक संयत होकर बोली, उस वक्त रेडियो की नौकरी कर ली होती तो इस वक्त क्या मालूम तुम डायरेक्टर होते, भंडारा रोड पर तुम्हें बंगला मिला होता, बाद में पेंशन मिलती, मैं भी कुछ सीख पढ़ लेती। उन्हीं दिनों अनेक अन्य अनुभव भी हुए। आज़ादी के बाद कुछ ही सालों में बड़ा अंतर आ गया था। उसके अनेक साथी छिटक कर अलग हो गए थे। वैद्य रमानाथ का औषधालय चल निकला। हंसराज को ठेके पर ठेके मिलने लगे। मोहन सिंह विदेशी दूतावासों के संपर्क बढ़ाने लगा। उनके पैम्फलेट छापता, और देखते ही देखते उसने अर्जुन दास के मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान खरीद लिया। वारे न्यारे होने लगे। उसकी आंखों के सामने बोधराज का चेहरा घूम गया। बोधराज स्वतंत्रता संग्राम के विलक्षण सेनानी रह चुके थे। जीवन के 16 वर्ष जेल में काट चुके थे, पर आज़ादी के बाद एक ही झटके से मानो पूरे घूरे पर फेंक दिए गए थे। आज़ादी के बाद एक नई पौध उभरी थी, सियासतदानों की। सियासतदान उभरने लगे थे और देशभक्त घूरे पर फेंक दिए गए थे। आज़ादी के बाद 5 एक साल में ही वह आदमी जो कभी घर घर जाकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को उत्प्रेरित किया करता था, अब अपने मोहल्ले में पड़ा सड़ रहा था। देश को कहीं भी उसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी। और काम क्या करता? लोगों के घर घर जाकर तंबाकू नोशी को नुकसान समझाता फिरता था और उनसे वचन लेता फिरता था कि वे सिगरेट नहीं पिएंगे। हुआ ये कि हंसराज, जो आज़ादी के बाद ठेके लेने लगा था, बोधराज को राजधानी ले गया। वहाँ उसे किसी केंद्रीय नेता के पास ले गया। केंद्रीय नेता बड़े आदर सत्कार के साथ बोधराज से मिले थे। हंसराज को धन्यवाद कहा था कि उसके सौजन्य से वह एक अनन्य देश सेवी के दर्शन कर पाए हैं। हंसराज ने ही ये सुझाव रखा कि एक समाज कल्याण योजना बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता बोधराज जी करें। अभी बात चल रही थी कि बोधराज प्रस्ताव की तरह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि उनके हाथ में कलम थमा दी गई और वह किसी कागज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। यह तो बहुत बाद में उन्हें चेत हुआ कि हंसराज उनके साथ दांव खेल गया है। उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं के नाम पर 50,000 रुपए का अनुदान हड़प गया है। यह उन्हें तब पता चला जब साल भर बाद सरकार की ओर से बोधराज को एक पत्र मिला कि अनुदान का हिसाब भेजें, और बोधराज भौचक्के रह गए। और बोधराज की वह रगड़ाई हुई थी कि दिन को भी उन्हें तारे नजर आने लगे थे। वही स्वतंत्रता सेनानी बोधराज अब लोगों के सिगरेट छुड़वाता फिर रहा था। ऐसे ही धक्के अर्जुन दास के दिल और दिमाग को उन दिनों बार बार लगते रहे थे, और वह पिटा पिटा सा महसूस करने लगा था। एक दिन उसे भी एक पत्र मिला। जिस समय डाकिया चिट्ठी लेकर आया, उस समय कमला घर पर नहीं थी। वास्तव में यह पत्र न होकर एक निमंत्रण था। स्वतंत्रता सेनानियों का कोई जमाव राजधानी में हो रहा था, और उसमें एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी के नाते उसे आमंत्रित किया जा रहा था। पत्र के साथ एक फॉर्म भेजा गया था, जिसे भरकर सम्मेलन के कार्यालय को भेजना था। फॉर्म में यह पूछा गया था कि स्वतंत्रता संघर्ष में आपका क्या योगदान रहा था। उनके प्रश्न थे, कितने दिन जेल काटी, कभी भूख हड़ताल की, जेल के अंदर जेल के बाहर कभी किसी लाठीचार्ज में जख्मी हुए, किसी गोलीकांड में रचनात्मक कार्य में कैसे योगदान दिया, कभी पदाधिकारी रहे हों तो किस समिति के, स्थानीय, जिला अथवा प्रादेशिक आदि आदि। लगता था इस फॉर्म में दी गई सूचनाओं के आधार पर सरकार स्वतंत्रता आंदोलन का कोई बृहद इतिहास ग्रंथ छापेगी। पत्र देख चुकने पर उसके मन में पहली प्रतिक्रिया तो यही हुई कि चलो, देर से ही सही सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों की सुधि तो आई। उनकी निष्ठा, उनके काम पर उनकी कुर्बानियों की ओर किसी का ध्यान तो गया। कमला अभी बाहर से लौटी नहीं थी, और अर्जुन दास हाथ में पत्र उठाए खाट की पार्टी पर बैठा अपने योगदान पर विचार कर रहा था। वह कमला को यह पत्र और फॉर्म दोनों दिखाना चाहता था और उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था। कमला के इंतजार में वह बार बार बरामदे में जाकर खिड़की से दाएं बाएं बाहर देखता रहा, और गली की ओर देखते हुए पहली बार उसका ध्यान इस ओर गया कि मोहल्ला अब भले लोगों के रहने लायक नहीं रह गया है। कमला की बहुत दिनों से शिकायत रहती थी कि मोहल्ले में तरह तरह के लोग आ गए हैं। शराब और जुए के अड्डे बन गए थे। माल लादने वाले ट्रकों के ड्राइवर, जो सुनने में आया था, तस्करी भी करने लगे थे। कमला कहा करती थी कि बेटी बड़ी हो रही है और हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, पर जवाब से अर्जुन दास तुनक उठता था। हम लोग शरीफ हैं तो ये लोग बदमाश हैं क्या? हाथ से काम करने वाले लोग कभी बुरे नहीं होते, इस बात को समझ लो। पर आज पहली बार उसे लगा था कि नहीं, मोहल्ला बदनाम बस्ती सा बनना जा रहा था। अब इसमें रहना ठीक नहीं, बच्चों पर बुरे संस्कार पड़ेंगे। और तभी उसे कमला सड़क पर आती नजर आई थी, और उस पर आंख पड़ते ही उसका दिल भर आया।
पत्नी को घर के अंदर देखना एक बात है, उसे सड़क पर अकेले चुपचाप चलते देखना बिल्कुल दूसरी बात। तब उसके प्रति अपनेपन की भावना अधिक जागती है, तब उसमें स्त्री सुलभ कमनीयता भी होती है और अपनत्व का भाव भी। तभी अर्जुन दास को लेकर इस बात का भी भास हुआ कि उसकी पत्नी को उसके साथ रहते हुए बहुत कुछ सहना पड़ता है, कि वह उसे कोई भी सुख सुविधा नहीं दे पाया। कमला के प्रति भावना का ज्वार सा उसके अंदर उठा था। जब कमला अंदर पहुंची, हाथ मुंह धुए, 2 घूंट पानी पिया और दुपट्टे से हाथ मुंह पोंछती हुई उसके पास आ बैठी, तो उसने बात चलाई। सरकार की तरफ से चिट्ठी आई। तुम्हें? उसने तनिक हैरानी से पूछा। हाँ मुझे। क्या लिखा है? बुलाया है। तुम्हें बुलाया है? सरकार को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई? आज़ादी की वर्षगांठ है, बहुत से लोगों को बुलाया है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था राजधानी में। वहाँ तुम लोगों का अचार डालेंगे क्या? और कमला हंसती थी। कमला की लापरवाही सी हंसी को लेकर अर्जुन दास को तनिक झेप हुई थी। वह स्वयं सारा वक्त सरकार की आलोचना करने में लगा था, पर यह पत्र मिलने पर उसे अपनी विशिष्टता का कुछ भास होने लगा था। जाओगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, आज़ादी की सालगिरह है। फिर फार्म की ओर इशारा करते हुए बोला, यह फार्म भेजा है, और फार्म कमला की ओर बढ़ा दिया। कमला देर तक बैठी उसे पढ़ती रही, फिर बोली, यह किस लिए है? क्या देशभक्तों को उनकी देश सेवा का मुआवजा मिलेगा? और लापरवाही से फार्म पति को लौटा दिया। मुआवजे का ख्याल अर्जुन दास को नहीं आया था। मुमकिन है सरकार कुछ मुआवजा देने की ही सोच रही हो। बात अनोखी सी थी, पर देर से उसके मन में बार बार उठते जा रही थी। वह राजधानी गया था, उसके शहर से 9 और व्यक्ति भी गए थे। राजधानी पहुंचने पर वह बेहद उत्साहित हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों का कैंप लगा था, तंबू ही तंबू थे, पूरी की पूरी बस्ती उठ खड़ी हुई थी। अर्जुन दास पुलक पुलक उठ उठा था। मेरी भी इस महायज्ञ में अल्प सी आहुति रही है। वह मन ही मन बार बार कहता। राजधानी में रैली क्या हो रही थी, मानो मानवता का सैलाब उमड़ पड़ा है। उसका मन चाहा इस जनप्रवाह में डूब जाए। उसे बार बार रोमांच हो आता। मैं इस मिट्टी की उपज हूँ और अपने देश की इस मिट्टी में मिल जाना चाहता हूँ। इसी प्रकार के उद्गार उसके दिल में हिलोरे ले रहे थे, और यहाँ पहुँचकर एक और निर्णय उसने भावावेश में कर डाला था। बात मुआवजे को लेकर कर रही थी। कमला को फार्म का आशय ठीक ही सूझा था। जब से अर्जुन दास राजधानी पहुंचा था, कैंप में जगह जगह सरकारी भत्ते की ही चर्चा सुन रहा था। सरकार प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी का मासिक भत्ता बांधने जा रही थी, ऐसा सुनने में आया था। चारों ओर उसी की चर्चा चल रही थी। तरह तरह की टिप्पणियां सुनने को मिलती। उसके अपने शहर से 9 और देश से भी आए थे। क्या सभी को एक जैसा भत्ता देंगे? इसमें क्या तुक है? जिसने 3 महीने जेल काटी है उसे भी उतना ही भत्ता मिले जितना उस आदमी को जिसने 11 साल जेल काटी है। कोई कह रहा था। इस पर किसी ने हंसकर जोड़ा, नहीं तो सबको तोल तोड़ कर मिठाई बांटेंगे कुर्बानी के मुताबिक। क्या सूद काटना भी कुर्बानी माना जाएगा? प्रभात फेरी भी, तमीरी काम भी, इसे भी फार्म में लिखूं? उन्हीं के तंबू में एक बार झगड़ा उठ खड़ा हुआ था। किसी ने कहा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रोशन लाल ने कौन सी जेल काटी है? एक जुलूस में उसने भाग लिया था जिस पर लाठीचार्ज हुआ था। मैंने अपनी आंखों से रोशन लाल को वहां से भागते हुए देखा था। भागकर हलवाई के तख्ते के नीचे छिप गया था। वह भी यहाँ भत्ता लेने पहुंचा है। इस पर एक और ने जोड़ा, ऐसे लोग भी भत्ता मांगेंगे जो कांग्रेस का काम भी करते थे और अंग्रेज सरकार की मुखबिरी भी करते थे। कुर्बानी की तस्दीक कौन करेगा? कोई कह रहा था, कौन दरियाफ्त करने जाएगा कि मैंने 3 महीने जेल काटी है या 3 साल? भत्ता मांगने वालों में ऐसे लोग भी होंगे जो झूठी दरखास्तें देकर भत्ता मंजूर करवा लेंगे। इस पर कोई आदमी बिफर कर बोला था, और जो मर गए, जो फांसी चढ़ गए, उन्हें क्या मिलेगा? 2 आदमियों को उसने फुसफुसाते हुए सुना था। दरख्वास्त तो दे दो, जो मन में आए भर दो, तस्दीक करवा लेंगे। तस्दीक करने वाला भी मिल जाएगा, क्या मुश्किल है? इस तरह एक आदमी घबराया हुआ चिंतित सा कह रहा था, मैंने तो जेल सियालकोट में काटी है और वह पाकिस्तान में चला गया है। मैं तस्दीक किससे करवाऊंगा? तरह तरह की टिप्पणी सुनता रहा और उत्तरोत्तर अटपटा महसूस करता रहा। कहीं कुछ घट रहा था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि वह कार्यालय में अपना फॉर्म दिए बिना घर लौट आया था, और जब घर लौट कर आया और पत्नी को सारी वार्ता कह सुनाई तो भावावेश में बोला, मैंने भत्ते के लिए दरख्वास्त नहीं दी। ये मेरी देश सेवा का अपमान नहीं है क्या? क्या मैं जेल इसलिए गया था? एक दिन मैं उसके लिए भत्ता मांगूंगा? कमला चुप रही थी। वह न तो निराश हुई न आश्वस्त, केवल मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। अगर तुम दरख्वास्त देकर आते तो मैं जरूर हैरान होती, उसने कहा था, और वह अपने काम में लग गई। यह बात भी धीरे धीरे आई गई हो गई। अर्जुन दास को इसका खेद भी नहीं था। वह इसे भूल भी चुका था, पर कहीं पर एक हल्का सा बोझ उसकी छाती पर छोड़ गई थी। बाद में बहुत से लोगों को भत्ता मिला। महंगाई बढ़ रही थी। इस छोटे से भत्ते से निश्चय ही लोगों को लाभ पहुंचा था, पर घर पर इसकी चर्चा बंद हो गई थी। न कभी अर्जुन दास ने की, न कभी कमला ने।
राजधानी से लौटते समय एक और अटपटा सा अनुभव अर्जुन दास को हुआ था, जिसने निश्चय ही उसे विचलित किया था। उसे लगा जैसे कुछ घट रहा है जो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा, जैसे कोई चीज पटरी पर से उतर गई हो। राजधानी से लौटते समय रेलगाड़ी खचाखच भरी थी। उसके डिब्बे में उसके अपने शहर के देशवासियों के अतिरिक्त बहुत से वयोवृद्ध देशभक्त बैठे थे। किसी को कहीं पर उतरना था, किसी को दूसरे स्टेशन पर। जब गाड़ी चली तो प्लेटफॉर्म पर नारे गूंज उठे। वातावरण में फिर से उत्तेजना और देशभक्ति की लहर दौड़ उठी। अर्जुन दास भी इससे अछूता नहीं रहा। लगा पहले वाला वक्त फिर से लौट आया है। जब गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो डिब्बे में बैठे बहुत से वयोवृद्ध देशभक्त एक आवाज़ होकर गाने लगे। जरा भी लगन आज़ादी दी, लग गई जिन्हा दे मन बिच, और मजनू वण फिर देने, हर सहरा हर वन दे बिच। कुछ लोग सुर में गा रहे थे, कुछ बेसुरे थे। कुछ एक की आवाज़ सधी हुई, कुछ एक की खरखराती, कोई पंचम में, कोई सप्तम में, कुछ एक को खांसी आ गई। पर मस्ती में सभी के सिर हिल रहे थे, सभी वजद में थे। दूसरी बार जब गीत की दूसरी पंक्ति गाई गई, लग गई जिन्हा दे मन दे बिच, तो डिब्बे में कहीं से हंसने मस्खरी करने की आवाज़ आई। विच, ओ बाबू, यह विच क्या हुआ? कहीं से ठहाका फूटा। सचमुच इस विच शब्द से बड़ी मजाकिया स्थिति बन गई। दूसरी बार जब देशभक्तों ने वही पंक्ति दोहराई, हो गई जिन्हा दे मन दे बिच, तो 4-5 मंजिले डिब्बे में एक और को बैठे हुए एक साथ बोल उठे, विच, और फिर ठहाका हुआ। अब की बार भी देशभक्तों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, पर फिर अगली पंक्ति के अंत में यही शब्द आया, ओह मजनू बढ़ फिर देने, हर सहरा हर बंदे बिच। तो अब की बार पूरा डिब्बा गूंज उठा, बिच। अर्जुन दास मन ही मन बौखला उठा, तमतमाते चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए, देशभक्ति के गीत का आप मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर 4-5 नौजवान फिर बोल उठे, विच, और फिर ठहाका हुआ। पर अर्जुन दास तर्जनी हिला हिला कर गुस्से से बोलने लगा, आपने शर्म हाया बेच खाई है। ये लोग जो यहाँ बैठे हैं सब देशभक्त हैं। इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं। देश आज़ाद हुआ तो इनके बल पर, और आज अर्जुन दास का यही अभिवाक्य पूरा नहीं हुआ था कि फिर से कोई मनचला चहक उठा, बिच। रेलगाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अर्जुन दास मन मशोस कर बैठ गया। सारा मजा किरकिरा हो गया था। त्याग और आत्मोत्सर्ग का जो माहौल इस गीत से बनने लगा था वह छिन्न भिन्न हो गया। कुछ लोगों पर अभी भी वज्द तारी थी। उनमें से एक ने फिर से कोई इनकलाबी गीत गाना शुरू किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ देर के लिए तो डिब्बे में चुप्पी छा गई। लोग ध्यान से सुनने लगे। अर्जुन दास ने मन ही मन कहा, क्यों नहीं सुनेंगे इस गीत को, तो देश का दुश्मन भी सिर झुकाकर सुनेगा। यह गीत देखने वाला तो स्वयं फांसी के तख्त पर झूल गया था। पर अर्जुन दास भूल कर रहा था। मंचले फिर से खीखी करने लगे थे। एक ने फिर से विच चिल्लाकर कहा, दूसरे ने गीत के गंभीर स्वर की नकल उतारते हुए कहा, हाय मार डाला। तीसरे ने दिल पर हाथ रखकर कहा, कुंद छुरी से जबह कर डाला। और फिर से ठहाके लगने लगे। अर्जुन दास को अभी भी समझ लेना चाहिए था कि बीते काल के माहौल को फिर से पकड़ पाने का प्रयास, उसे फिर से जीवित कर पाने का प्रयास विफल रहेगा, कि उनकी मानसिकता पकड़ नहीं पा रही है, कि उनका कालखंड समय के प्रबल प्रवाह में कब का डूब चुका है। राजधानी से लौटकर अर्जुन दास अपनी नई गान मंडली संगठित करने में जुट गया। बेशक राजधानी के उस दौरे से धक्का लगा था, पर वह बिल्कुल अप्रत्याशित भी नहीं था। पिछले दौर की अपनी मांगें थीं, आज के दौर की अपनी मांगें हैं। अपनी भावुकता भरी यादों के कारण तो वह पिछले दौर से चिपटा नहीं रह सकता। उसके मन में कभी कभी जरूर सवाल उठता, क्या मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ? क्या मैं सचमुच में आदर्शवाद के हवाई घोड़े पर सवार इधर उधर भटक रहा हूँ? क्या वे लोग जो आज़ादी मिलने के बाद अपने पैर जमाने के लिए ठेके और लाइसेंस हथियाने लगे थे, ज़्यादा समझदार थे, जो हवा का रुख पहचानते थे? पर अर्जुन दास का मन नहीं मानता था कि वह भूल कर रहा है। अर्जुन दास की गाड़ी पहले की भांति चलती रही। अभी भी दुकान थी, प्रकाशन गृह था, पर अब उसमें समाजवाद का समर्थन और प्रचार करने वाली पुस्तकें अधिक छपती थीं। वाम कवियों के संग्रह छपते थे। अर्जुन दास सन 45 के नाविक विद्रोह के बाद जब जेल से छूट कर आया था, तो मार्क्सवादी विचारों का रंग उस पर गहरा हो गया था। जेल के अंदर कुछ ऐसे देशभक्त भी थे जो मार्क्स और लेनिन की चर्चा किया करते थे। अर्जुन दास उनकी बातें सुनता रहता। उन्होंने कुछ साहित्य पढ़ने को दिया, उसे भी वह बड़े चाव से पढ़ता रहा था। अर्जुन दास पहले की तुलना में और ज़्यादा कर्मठ और उत्साही हो गया था। उधर गान मंडली भी बदल गई थी। नए नए युवक युवतियाँ उसमें आ गए थे। स्फूर्ति और उत्साह पाए जाने लगे थे। अमरदास उन्हीं में से था। हाथ पसार कर ऐसी तान छेड़ता कि सारा पंडाल गूंज उठता। सच तो ये है कि अब जलसों जुलूसों के मात्र देशभक्ति के अलावा गांधी नेहरू के प्रति श्रद्धा के गीत बहुत जमते भी नहीं थे।
भले ही स्वर योजना कितनी ही सुरीली क्यों न हो, मात्र भारत माता का गौरवगान दिल को छूता नहीं था, झिझोड़ता नहीं था। अर्जुन दास की दुकान और प्रकाशन गृह पहले की तरह घिसट रहे थे। न 2 कौड़ी की कमाई आज़ादी के पहले हुई, न 2 कौड़ी की कमाई आज़ादी के बाद हो रही थी। पर अपने ढर्रे पर अर्जुन दास के पाँव फिर भी नहीं डगमगाए थे। अब वो हर बात का आर्थिक सामाजिक कारण निकाल लेता और संतुष्ट हो जाता। यदि पत्नी के दिल में अभी भी अच्छे रहन-सहन की चाह है, तो इसलिए कि बचपन में उसका लालन-पोषण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था और मध्य वर्ग वह वर्ग है जो सदा धन ऐश्वर्य को प्राथमिकता देता है आदि-आदि। पत्नी की मांगें इतनी बड़ी और असाध्य नहीं थी, पर अर्जुन दास की धृष्टता उनके आड़े आती रही। आदर्शवाद ने उसे अंदर से कड़ा बना दिया था, वरना क्या था? वह ऐसे घर में रहना चाहती थी जिसके आगे छोटा-सा आँगन हो, जिसमें वह बेल-बूटे उगा सके, या कि उनका घर किसी सकरे बाज़ार में न होकर किसी खुले इलाके में हो। इसके पिता छोटे सरकारी अफ़सर रहे थे, इसलिए उनका रहन-सहन अधिक सुचारू और करीने वाला था। समय पर भोजन भी, वह मेज़ पर साफ-सुथरे कपड़े, हर चीज़ अपनी जगह पर। घर में कहीं बेतरतीबी नहीं थी, बड़ा सुचारू सुव्यवस्थित जीवन था। पर अर्जुन दास को इसमें भी अंग्रेजियत की बू आया करती थी। सुव्यवस्थित रहन-सहन की इन विशिष्टताओं को भी वह अंग्रेजियत का नाम दिया करता था। एक बार यह वह ज़माना था जब शादी के कुछ ही साल वह सक्रिय रूप से रंगमंच पर काम करने लगा था। वे दोनों किसी रेलवे स्टेशन पर उतरे थे और कुछ फल खरीदकर साथ में ले लेना चाहते थे। उनकी पत्नी आम खरीदना चाहती थी, जबकि वह खरबूजा लेने के हक में था। खरबूजे की तुलना में उसकी पत्नी को आम ज़्यादा पसंद था, और जब उसने आम लेने पर इसरार किया तो वह तुनक उठा था। वह आम इसलिए लेना चाहती है क्योंकि आम ज़्यादा महँगा फल है। उसे ऊँचे दर्जे के लोग खाते हैं, जबकि खरबूजा आम आदमी का फल है। अंत में वह चुप हो गई और उसने खरबूजा लेना ही मान लिया था, लेकिन उसे यह तर्क सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कब कहा कि आम बड़े आदमियों का फल है और खरबूजा छोटे आदमियों का? यह तुम कैसे बातें करने लग जाते हो? और वह रो पड़ी थी। आज इस छोटी-सी घटना को याद करके उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता था, पर उन दिनों उसे इसका कोई क्षोभ नहीं हुआ था। ज़िंदगी इसी तरह हिचकोले खाती यहाँ तक पहुँची थी। ज़माना बीतता गया था, न तो अर्जुन दास की अपनी दिनचर्या बदली थी, न पत्नी की। किताबों की कमाई में वृद्धि तो असंभव थी। हाँ, पत्नी की जोड़-तोड़ से नौका डूबने से बची रही। वह स्कूल में भी पढ़ाती रही, दुकान का काम भी देखती रही, घर बना रहा। बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। बेटा ज़हीन निकला, उसे राजनीति से तो चिढ़ थी, पर किताबों के माहौल में पढ़ा था, इसलिए उसकी जिज्ञासा बनी रही और वह अपनी नौका अलग से ठेल ले जाने में सफल हो गया। अधेड़ उम्र तक पहुँचते-पहुँचते हर आए दिन विचित्र अनुभव होते रहे। उनकी बेटी उनके आदर्शवाद की खिल्ली उड़ाने लगी थी, वैसे ही जैसे बरसों पहले रेलगाड़ी के सफ़र में मनचले युवक देशभक्तों के गीत की खिल्ली उड़ाते रहते थे। बेटी को या तो मन ही मन अपनी माँ के साथ हमदर्दी थी कि उसके पिता ने उसकी माँ को परेशान किया था और इसके लिए वह उसे क्षमा नहीं कर पा रही थी, या यही नहीं, उसकी मूल आपत्ति उसकी मान्यताओं, उसकी आदर्शवादिता के प्रति थी, जिसमें उसका कोई विश्वास नहीं था। उसकी बातें सुनते हुए अर्जुन दास हताश तो नहीं होता था। हर युग के अपने ध्येय और आदर्श होते हैं। उसे अचंभा इस बात का होता था कि उसकी आदर्शवादिता उसकी बेटी को कहीं पर छूती तक नहीं थी। बस बस, पिताजी सुन लिया, बहुत सुन लिया, वह उसका मुंह बंद करने के लिए खींच कर कहती और उठकर चली जाती थी। बेटे ने भी कुछ बरस बाद ऐसा ही रुख अपनाया। जब बीए की पढ़ाई खत्म कर चुका तो एक दिन बाप से तुनक कर बोला, न आपको कोई पूछता है न जानता है, आप मेरी मदद क्या करेंगे? जहाँ धन का अभाव हो वहाँ ज़िंदगी आए दिन थपेड़े मारती रहती है। छोटे-मोटे थपेड़े तो यूँ ही पड़ते रहते हैं, पर बड़ा धक्का तभी लगा जब पहले एक फिर दूसरा बच्चा हाथ से निकल गए थे। और जब पति-पत्नी वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तो पहली बात अर्जुन दास को इस बात का भास होने लगा था कि उसका आदर्शवाद जो रोशनी की लौ की तरह उसका पथ प्रदर्शन करता था, कुछ-कुछ मंद पड़ने लगा। और ये सवाल बार-बार उसके मन में उठने लगा, क्या मैंने ज़िंदगी में नासमझी में व्यतीत की है? यदि मैं फिर से जन्म लेकर आऊँ तो क्या फिर से ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहूँगा? मैदान में बैठा वह अपने से यही प्रश्न पूछ रहा था और उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था। बैठे ही बैठे वह बुदबुदाया, जिस दिल पे मुझको नाज था वह दिल नहीं रहा। तभी रंगमंच की ओर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन दास मानो तंद्रा से जगा। मैदान में अच्छी खासी भीड़ जमा थी, रोशनी कम थी, केवल कुछ खंभों पर ही तारे जोड़कर रोशनी के कुमकुमे लगाए गए थे, वह भी मध्यम से। कार्यक्रम आरंभ होने वाला था। सहसा अर्जुन दास को चेत हुआ, कार्यक्रम के बाद युवक उसके पास आएगा मार्गदर्शन के लिए। मैं उससे क्या कहूँगा? क्या मैं उससे कहूँगा कि बेटा कूद जाओ, दिल का रास्ता ही सीधा रास्ता होता है? या मैं उससे कहूँगा कि जो निर्णय करो सोच समझ कर करो, अपनी स्थिति पर विचार करके, अपने दायित्वों पर भी?
उसकी आंखों के सामने युवक का चेहरा उभर आया। ऊंचा लंबा कद, छरहरा बदन, मं से भीगी हुई स्वच्छ उत्साह से भरी आंखें, अनछुआ व्यक्तित्व, कहीं किसी थपेड़े की छाया नहीं, न किसी संघर्ष का तनाव। उत्साह ही उत्साह, उत्साह और उत्सुकता। आज वह उस स्थल पर खड़ा है जहाँ से उसकी जीवन यात्रा आरंभ होगी। मैं उससे क्या कहूँगा? उससे कहूँ कि प्रत्येक ध्येय की एक उम्र होती है। वह उस समय तक जीवित रहता है और लोगों को उत्प्रेरित करता रहता है जब तक उसके चरितार्थ किए जाने की संभावना बनी रहती है। जब वह संभावना समाप्त हो जाती है तो उस ध्येय की प्रासंगिकता भी समाप्त हो जाती है। यदि एक बार पता चल जाए कि वह जीवन की संभावनाओं से दूर हो गया है तो उसकी सार्थकता समाप्त हो जाएगी। पर क्या वह समझ पाएगा? और क्या सचमुच इस युवक के ध्येय की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? क्या सचमुच स्थितियाँ बदल गई हैं और ध्येय की सार्थकता मंद पड़ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं? अर्जुन दास ने मन ही मन कहा कि मैं अपनी कमजोरी को आदर्शों ध्येयों पर थोप रहा हूँ। यह समझ रहा हूँ कि जिन आदर्शों का दामन पकड़कर मैं दसियों साल पहले इस रास्ते पर आया था, वे भी अपनी सार्थकता खो चुके हैं। वास्तव में अपने जीवन की विकट स्थितियों को मैं संभाल नहीं पाया, अपने निजी विरोधाभासों को मैं देख नहीं पाया और आदर्शों और ध्येयों को देश देने लगा हूँ। सहसा उसके कानों में किसी गीत के स्वर पड़े। बहुत से कंठ एक साथ गा रहे थे और स्वर लहरियां वातावरण में हिलोरे लेने लगी थी। अर्जुन दास उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ दर्शकों की बातों की ओर बढ़ गया। उसे पता नहीं चला कि कब उसके वयोवृद्ध साथी, उसकी पत्नी, अन्य लोग मैदान में पहुंच गए थे और कहाँ पर जा बैठे थे। खंभों पर लगी मध्यम सी बत्तियों की रोशनी में वह मैदान में बढ़ता हुआ पिछली एक पात में बैठ गया। मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई थी और ऊंचे मंच पर माइक के पीछे एक गान मंडली गा रही थी। मंडली के आगे वही युवक खड़ा था, अपना दायां हाथ ऊंचा उठाए। गहरी रुधी हुई भावना में ओतप्रोत आवाज में वह सहगान में अपनी मंडली का नेतृत्व कर रहा था। सारा वातावरण उद्वेलित होने लगा। एक साथ है कदम, जहान साथ है। लोगों की भीड़ पर उस गीत का असर होने लगा था। देश की विकट स्थिति आंखों के सामने उभरने लगी थी, मानो उनकी आवाज़ में वह दारुण स्थिति मुखर हो उठी थी। स्वर लहरियां उठ रही थीं, गीत के शब्द दिलों पर दस्तक देने लगे थे। अर्जुन दास पीछे की कतारों में से एक कतार में चुपचाप आकर बैठ गया था। लोग इस भावोद्वेलित गीत को सुनने में इतने तन्मय थे कि संयोजकों में से किसी का ध्यान वयोवृद्ध अर्जुन दास की ओर नहीं गया, नहीं तो उसके पास दौड़े आते और उसका हाथ थामकर उसे अगली पांत में बिठाने के लिए ले जाते। गीत समाप्त हुआ पर उसका स्पंदन वायुमंडल को उद्वेलित किए रहा। फिर एक और गीत गाया गया। वही मंडली फिर से गा रही थी। मंडली के पास केवल एक ढोल और एक हारमोनियम था। गाने वाले भी सही निपुण कलाकार नहीं थे, परंतु भावना सभी अभावों की पूर्ति कर रही थी। कहीं कुछ था जो उनके अनगढ़, कहीं कहीं बेमेल आवाज़ों में भी मर्म स्पर्शी संगीत का संचार कर रहा था। अर्जुन दास को बैठे बैठे अमरदास याद हो आया, जो हाथ पसार कर ऐसे तान छेड़ता था कि सारा पंडाल गूंज उठता था। अमरदास जो अभाव में था, पर जो हजारों हजार के लोगों को दिलों को बांध लिया करता था। अर्जुन दास धीरे धीरे उस कार्यक्रम में खोता चला गया। ऐसा अक्सर होता था, गीत सुनते हुए भाव विभोर हो उठता था, पर कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर उसका नशा जल्दी उतरने भी लगता और वस्तु स्थिति के कंकड़ पत्थर जैसे फिर से उसे चुभने लगते। फिर वैसी ही बात हुई जैसी दसियों साल पहले अर्जुन दास की जवानी के दिनों में हुई थी, मानो अतीत के धुंधलके में घटी हो। वही छरहरे शरीर वाला युवक मंच पर लालटेन उठाए, बूढ़े बुजुर्ग की दाढ़ी लगाए, ऊंची थरथराती आवाज में कह रहा था, सुनोगे इस विपदा की कहानी, सुनोगे? और दर्शकों की भीड़ दच्चित सुने जा रही थी। उस युवक के हाथ में झूलता हरिकेन लैंप लगता किन्हीं सुनसान बियाबानों को लांघ रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद खेल समाप्त हुआ। खेल समाप्त होने पर वही युवक मंच से उतर आया और झोली पसारे मैदान में बैठे दर्शकों की बातों की ओर बढ़ने लगा। युवक के पीछे पीछे मंडली के अन्य युवक युवतियां भी उतर आए थे। सभी नीचे पहुंचकर छितर गए थे और झोली फैलाए एक पांत से दूसरे पांत की ओर जाने लगे थे। जब वही युवक झोली फैलाए अर्जुन दास के निकट सामने वाली पांत के सामने से गुजर रहा था, तो एक स्त्री ने भाव विह्वल होकर अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों में से झूमर उतार कर युवक की झोली में डाल दिए थे। अर्जुन दास चौंका। उसने ध्यान से देखा, उसकी पत्नी कमला ने झूमर उतार कर झोली में फेंके थे। उसका एकमात्र झूमरों का जोड़ा जो बेटी की शादी के समय उसने अपने लिए बनवाया था। झूमर फेंक चुकने के बाद कमला सिर पर अपनी ओढ़नी ठीक कर रही थी और अपनी आंखें पोंछ रही थी। तो दोस्तों, ये थी भीष्म साहनी की लिखी कहानी झूमर। कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी और संवेदनात्मक थी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।